स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लाइफ के, जिनमें से एक था मेटाबॉलिज्म। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल्स या जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं या किसी भी सेल के अंदर चलती हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स लाइक इन फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म, कैटा का मतलब ही होता है कटना, द ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड, जैसे रेस्पिरेशन में होता है। अब हम इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बने। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या कट जाते हैं इनटू ग्लूकोज। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो छोटे या सिंपलर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें कि ग्लूकोज जैसे छोटा मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे जब हम फास्ट करते हैं तो वही एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो यूज़ कर लेती है। तो दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि छोटा मॉलिक्यूल या फिर सिंपल मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है, हमेशा पूछा जाता है आपकी नीट एग्ज़ाम्स में भी, +1 में भी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है दो पार्ट्स में। एक तो आपको पता ही है, लीवर हो गया, दूसरे होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। अब एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जैसे जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर बॉडी के, उनके बाहर एक लेयर होती है, विसरल लेयर, जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज़। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड होती है स्टार्च के फॉर्म में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम सबको पता है कि वो इन्वायरमेंट या फिर हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बारिश हुई, टेम्परेचर अगर तेज हो गया, टू हॉट टू कोल्ड इन्वायरमेंट में हमें महसूस होता है। फैक्टर्स जो हैं बहुत तरह के होते हैं, जैसे केमिकल हो गया, फिज़िकल हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपके ईयर्स हो गए, नोज़ हो गया, आइज़ हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, इनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, तो ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बिकॉज जब कोई भी ह्यूमन बीइंग, इंसान अगर कोमा में चले जाता है, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है जब तक कि वो ठीक नहीं होता। तो है तो वो लिविंग, लेकिन नॉन लिविंग बन जाता है। उसे हम नॉन लिविंग तो नहीं कहेंगे, कोमा में है तो फिर भी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ओनली रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट कैन बी द फैक्टर टू कैरेक्टराइज लाइफ। नेक्स्ट फैक्टर जो है बायोडाइवर्सिटी। बायो होता है लिविंग, डाइवर्सिटी होता है भिन्नता। तो जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब आपने देखा है, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मंकीज़ होते हैं। तो ये सारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती,
तो इकोलॉजिकल बैलेंस कभी भी अर्थ पर मेंटेन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अर्थ पर सिर्फ मंकीज़ होते तो मंकीज़ की पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट रहती? किसी पर नहीं। खुद ही खाते, खुद ही अपनी लाइफ व्यतीत करते और मर जाते। सो टू मेंटेन फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी जो है या भिन्नता होनी बहुत ज़रूरी थी। अगर हमें अपनी जातियों को, स्पीशीज़ को बचाना है तो बायोडाइवर्सिटी सबसे अच्छा मेथड है उसे प्रिवेंट करके या प्रिजर्व करके स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाना सबसे अच्छा मेथड है। अब अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सी में होती है और फिर लैंड की बारी आती है। लैंड में भी जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इन सब में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। अगर हम एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है इंसेक्ट्स की होती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स 8 लेग्स वाले इंसेक्ट्स, लगभग इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है 9 लाख स्पीशीज़। अमेजिंग। देखिए, अमेजिंग डाटा है ये। देन कल हमने स्टार्ट करा था जो चैप्टर, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स के बाद नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। नॉमन मीन्स नाम से ही क्लियर है, नामकरण करना। आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई। सो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, मैंगो है, इन सब का कोई ना कोई नाम है तो हम इन्हें पहचान पाते हैं। अगर इनका कोई नाम ही ना होता तो हम मार्केट में जाके क्या कहते हैं, भैया हमें क्या दे दो। उसके लिए हर चीज़ का नाम होना ज़रूरी है, तो इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो है इसे सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो स्पीशीज़ किसी भी ऑर्गेनिज़म को बिलोंग करता है उसे हम 2 वर्ड से इंडिकेट करते हैं। एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम। ये जो नेम्स हैं ये लैटिन भाषा में पहले बने थे, क्योंकि सबसे पहले साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज में ही स्टार्ट हुई थी। ये भाषा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस भाषा में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज थी उस समय में, तो सारे नेम्स जो हैं वो लैटिन भाषा में ही बने हुए हैं। अब नामकरण जो साइंटिस्ट थे उस वक्त, वो या तो अपने किसी पेरेंट्स के नाम पर नाम रख देते थे, या फिर किसी स्टूडेंट्स के नाम अपने बच्चों के नाम पर, या फिर किसी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स कह लो, या जो भी कोई इम्पॉर्टेंट अगर वहाँ पर इंसिडेंट हुआ हो उसके बेसिस पे नाम रख देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर जो हमने आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं उसे हम किसी न किसी नाम से पहचानेंगे या नाम से लर्न करेंगे। सो इसमें पहले सेकंड थिंग इसमें आती है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज़म को पहचान के उसे करेक्टली डिस्क्राइब करना ताकि उसका एक अच्छा सा नाम रख सकें। डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही तो हम कई बार नाम रख देते हैं, तो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब दोनों देखो इंटरलिंक्ड है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज़म को तो हम कभी भी उसका नाम नहीं रख पाएंगे। सो बिफोर नेमिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई, या इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज़म। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग्स का जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो होता है होमो सैपियंस। अब इसमें होमो है जीनस जिसको वंश कहते हैं, सैपियंस है स्पीशीज़ जिसे प्रजाति कहते हैं। इनके रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के।
कि जो नेम्स हैं ये जीनस और स्पीशीज़, ये हमेशा या तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते तो हम इसे अलग अलग लिखकर अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जीनस नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे होमो तो एच कैपिटल, ये जीनस है। स्पीशीज़ नेम हमेशा स्मॉल लेटर से डिस्क्राइब लिखते हैं, जैसे सेपियंस, एस छोटा। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपने बॉटनी या ज़ूलॉजी पढ़नी है या कुल मिला के बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने ये नाम गलत लिख दिए, अंडरलाइन नहीं किए, छोटे बड़े कैपिटल या स्मॉल लेटर से नहीं स्टार्ट करें, तो आपका 1 मार्क्स यहीं पर कट हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर में सबसे ज़रूरी जो है वो है आइडेंटिफाई, देन डिस्क्राइब, देन नेम द ऑर्गेनिज्म।